नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं प्रहार और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ प्रहार की शुरुआत करते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ईडी ने ममता के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। ईडी ने आरोप लगाया है कि ममता ने रेड के दौरान बाधा डाली है। जांच के दौरान फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक सबूत गायब हुए हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि आगे ममता सरकारी काम में दखल ना दे, इसके लिए कोई निर्देश जारी किया जाए। तो ईडी की कार्रवाई में ममता का पहुंचना न सिर्फ सियासी रूप से काफी बड़ी घटना है, बल्कि इस मसले पर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और ईडी ने साफ तौर पर कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत जो हैं उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। ऐसे कोई निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जाने चाहिए जिसमें ममता बनर्जी आगे ईडी के काम में दखल ना दे। दरअसल ये मामला जुड़ा हुआ है आईपेक कंपनी पर ईडी की छापेमारी से। दरअसल ईडी कोल घोटाले मामले में आईपेक के मालिक प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी करने के लिए गई थी, लेकिन इस पूरे मामले में उस वक्त फिल्मी मोड़ आ जाता है या ड्रामेटिक मोड़ सामने आ जाता है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के साथ प्रतीक जैन के घर पहुंच जाती हैं और इस कार्रवाई से दस्तावेज लेकर बाहर निकल जाती हैं। इस मामले में अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी जुड़ गए। अतुल, सबसे पहले आप जानकारी दीजिए, ईडी ने क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा है, कितना बड़ा ये मामला बनने जा रहा है? देखिए प्राची, सबसे पहली बात तो ईडी ने जो पूरी ये पिटीशन फाइल की है, ये आर्टिकल 32 के तहत दायर की है। इसमें ये कहा गया है कि जब हाईकोर्ट में उन्होंने ये मैटर लगाया, जिस तरीके से जब वो आईपेक के मामले में रेड्स करने गए, तो वहां पे सूबे की मुख्यमंत्री, इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल के डीजीपी और इसके अलावा कोलकाता कमिश्नर भी मौके पर पहुंच गए थे। और ईडी ने अपनी इस पिटीशन के अंदर यही कहा है कि इन तीनों के खिलाफ, यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इसके अलावा राज्य के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर, इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और पूरे मामले की जो इंक्वायरी है वो सीबीआई को ट्रांसफर की जाए, जो कि एक इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी हो। कोई भी राज्य सरकार जो है वो इस मामले की जांच ना करे। तो अब क्योंकि 14 जनवरी को कोलकाता हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी थी और उस दिन भी ये देखा गया था कि किस तरीके से जो हाईकोर्ट के अंदर कितना हंगामा हुआ कि हाईकोर्ट में सुनवाई इस पूरे मामले के अंदर नहीं हो सकी थी। और यही कारण है कि ईडी जिस तरीके से इस मामले के अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रतीक जैन के ठिकानों पर पहुंची थी और बाकायदा वहां से कई डॉक्यूमेंट्स लेकर निकल गई थी, इसको ईडी ने काफी गंभीर माना है। और यही कारण है कि ईडी ने सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया आर्टिकल 32 के तहत और सुप्रीम कोर्ट से एक मांग की है कि इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज की जाए। ये क्योंकि आर्टिकल 32 ये कहता है कि कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति यदि उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट ठीक है। भले ही इसे सियासी रंग देने की कोशिश ममता बनर्जी ने की हो, बताया हो कि पॉलिटिकल विंडेटा के लिहाज से कार्रवाई की गई है, लेकिन ईडी पीछे हटने के मूड में नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अतुल, बने रहिएगा हमारे साथ। तो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है तो बीजेपी ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईडी रेड मामले को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी को अरेस्ट करने की मांग कर रही है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री को कानून के तहत अरेस्ट करने की मांग की है। शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी, राजीव कुमार, सीपी मनोज वर्मा को जेल जाना चाहिए। उन्होंने ईडी के ऊपर हमला किया, कानून हाथ में लेकर संविधान का उल्लंघन किया है। शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अब कार्रवाई की मांग जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। मांग ये है कि ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, चूंकि उन्होंने ईडी की कार्रवाई में दखलंदाजी करने की कोशिश की। It's a people's rally. People wants Mamata Banerjee, Rajiv Kumar, CP Manoj Verma should go to the behind the bar. ईडी के ऊपर हमला किया, कानून तोड़ा, कानून हाथ में उठाया, संविधान को उल्लंघन किया, दूसरा आदमी का खिलाफ जो कार्रवाई देश की संस्था करता है, ममता के खिलाफ, डीजीपी सीपी के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने कोर्ट में गया है, इसलिए उनको कार्रवाई को मांग की लेकर और पूरा जनता फाइल चोर ममता ये नारा देकर जनता के सैलाब है, जनता उमड़ पड़ी है सड़क में, ममता हटाओ, बंगाल बचाओ।
भले ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ इसे एक बड़े नैरेटिव के तौर पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ममता को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। ममता बनर्जी ने बड़ा साफ कर दिया है कि उन्होंने जो किया वो बिल्कुल ठीक था। अब चुनाव से पहले बीजेपी पश्चिम बंगाल के लोगों को बड़ा मैसेज दे रही है, या यूं कहें कि चुनाव की लाइन बीजेपी ने तय कर दी है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी कह रहे हैं कि बंगाल का यह चुनाव दो भविष्य के बीच चुनने का चुनाव है। एक ये कि बंगाल के कुछ इलाकों को प्रैक्टिकली बांग्लादेश बनाना है, या बंगाल को 21वीं सदी में विकसित भारत के संकल्प की तरफ आगे बढ़ाना है। सुधांशु त्रिवेदी ने ममता बनर्जी पर ईडी रेड मामले को लेकर भी तंज कसा। बंगाल का यह चुनाव दो भविष्य को चूज करने के बीच का चुनाव है। एक कि बंगाल के कुछ इलाकों को प्रैक्टिकली बांग्लादेश बनना है, या बंगाल को 21वीं सेंचुरी में, इस अमृत काल में विकसित भारत के स्वर्णिम युग की तरफ आगे बढ़ना है। ये दो विकल्प आज साथ में हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है, ये वो महान भूमि है जहां से वंदे मातरम भी निकला और जनगण मन भी निकला। ये तृणमूल के जमाने में तो बंगाल में बहुत सारे घोटाला। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि पश्चिम बंगाल की सरकार इस कदर करप्शन में है। पार्थो चटर्जी के यहाँ और उनके जो साथियों के यहाँ जिस प्रकार से कैश बरामद हुआ, और ममता बनर्जी जी ने ईडी की रेड में जिस प्रकार की घबराहट दिखाई है, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत में हमने कभी नहीं सोचा होगा। चीफ मिनिस्टर खुद गई। शी डिडंट रिलाई ऑन हर पुलिस, शी डिडंट रिलाई ऑन हर स्टाफ। उन्होंने अपने हाथ में खुद ली फाइल। यह दिखाता है कि उस हरे रंग की फाइल में पता नहीं कौन से राज हैं। मानो हर उस फाइल का पन्ना बोल रहा हो कि बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, एक भी पन्ना हिले तो दिल डगमगाए। तो बंगाल में बांग्लादेश या नया बंगाल का नारा बीजेपी ने दे दिया है, तो दूसरी तरफ कोलकाता में हिंदू और हिंदुत्व को लेकर भी चुनाव से ठीक पहले मुद्दा गर्म हो चुका है। कलकत्ता डिबेटिंग सर्कल की ओर से द डिबेट 2026 प्रोग्राम हुआ, जिसमें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी शामिल हुए। यहां इन नेताओं ने हिंदुत्व और हिंदू धर्म पर अपने विचार रखे। इस दौरान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने हिंदुत्व की कड़ी आलोचना की। उन्होंने हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ा और हिंदुत्व को हिंदू धर्म का विकृत रूप करार दिया। मणिशंकर अय्यर का पूरा बयान क्या है, हिंदू और हिंदुत्व को कैसे अलग अलग तराजू में तोलकर मणिशंकर अय्यर देख रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। Is Hinduism in paranoia? It asks 80% Hindus to quiver in front of 14% Muslims. What is Hindutva? Hindutva is a BJP leader slapping a blind, hungry tribal girl because she attends a Christmas lunch in a church. Hindutva raids shopping malls to tear down Christmas decorations. You've seen that Hindutva vigilantes beat up and even kill anyone suspected of hoarding, eating, or transporting beef, cow's meat. Savarkar described Buddhism as an existential threat to all Indians, to all Hindus. He described it as the ultimate negation of Hindutva, bearing the opiate of universalism and non-violence. तो मणिशंकर अय्यर हो, टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा हो, हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बताकर हिंदुत्व को हिंसक करार दे रही हैं, जिससे बंगाल के चुनाव से पहले ठीक इस मुद्दे को लेकर सियासी घमासान तेज है। एक तरफ बंगाल में हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 2027 के लिहाज से एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। अखिलेश यादव जो एसआईआर को लेकर हर रोज अपने दावे बदल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि एसआईआर से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आने के बाद अखिलेश यादव को लगा कि उन्हें फायदा होगा और बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के 2 दिन बाद ही अखिलेश यादव ने एसआईआर के नाम पर लोगों को डराना शुरू कर दिया और कहा कि एसआईआर नहीं बल्कि एनआरसी है और इसके आने से लोगों की जमीन, पिछड़े अल्पसंख्यकों का जो हक है वो छीन लिया जाएगा, उनके सोने चांदी के जेवरात छीन लिए जाएंगे। और अब अखिलेश यादव ने एक और नया दावा करते हुए कहा कि एसआईआर वोट लूट है और इसका पूरा इक्वेशन भी समझ रहे हैं
ये अखिलेश यादव की तरफ से एक नया दावा किया गया है। अब अखिलेश यादव ने एसआईआर पर अपना क्या समीकरण बताया, आइए वो मैं आपको समझाती हूं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के वोटर लिस्ट का एसआईआर कराया। उसी वक्त राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का एसआईआर कराया। दोनों एसआईआर हर जगह सेम बीएलओज ने किया, लेकिन हैरानी यह है कि विधानसभा एसआईआर के बाद पूरे प्रदेश के वोटर्स की संख्या 2,89,00,000 कम होकर 12,56,00,000 ही रह गई। वहीं पंचायत एसआईआर के बाद ग्रामीण वोटर्स की संख्या 40 लाख बढ़कर 12,69,00,000 हो गई। अखिलेश ने चुनाव आयोग से पूछा कि दोनों में कौन सा एसआईआर सही है, क्योंकि दोनों आंकड़े एक साथ सही नहीं हो सकते। आगे अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के दबाव में वोट लूट का इक्वेशन इक्वल करना भूल गए और इसीलिए पोल पूरी तरह से खुल गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब अखिलेश यादव को 27 की फिक्र सता रही है। वो एसआईआर को किसी भी तरह से कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, लोगों को इसके खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ वोटर्स के नाम लिस्ट से जोड़ने के लिए बीएलओज ग्राउंड पर हैं। जो वोटर्स अनट्रेसेबल थे या जिन वोटर्स की संख्या घटी, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद 1 महीने का वक्त उन लोगों के पास है कि वो फॉर्म 6 भर सकते हैं। यूपी में रविवार के दिन 1.77 लाख बूथों पर आई ड्राफ्ट लिस्ट दिखाई गई। पूरे प्रदेश में बीएलओ अपने अपने बूथ में बैठे और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट दिखाई गई। यूपी में पिछले 4 दिनों में 94,252 लोगों ने वोटर बनने के लिए फॉर्म 6 भरा। एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की है उसमें 12,55,00,000 वोटर हैं। 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम कट गए हैं। इसलिए जिम्मेदारी है अब तमाम राजनीतिक दलों की, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया गया है। जिन वोटर्स के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, फॉर्म 6 के जरिए वो नाम जुड़वाए जा सकते हैं। लखनऊ का ही इस्लामिया इंटर कॉलेज है। विधानसभा की अगर बात करें तो लखनऊ में जो 9 विधानसभा सीट हैं उनमें से एक सीट है लखनऊ मध्य। उसी मध्य में ये इस्लामिया इंटर कॉलेज का बूथ आता है। लखनऊ में करीब 18 लाख वोट कट गए हैं, उनमें से लखनऊ मध्य में 1,23,000 से ज़्यादा वोट कटे हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने सभी बीएलओस को कहा है कि वो अपने अपने बूथ पे बैठेंगे, जो वोटर लिस्ट है उसको पढ़ेंगे और जो वोटर को दिक्कत है वो यहाँ आकर अपनी समस्या का समाधान करा सकता है। यहाँ भी बहुत सारे वोटर आए हैं, ये अपना नाम ढूंढ रही है। आप यहाँ पे आए, क्या नाम है और क्या? मेरा नाम सौरभ है। मैं अपनी सिस्टर का यहाँ पे नया वोटर आईडी कार्ड के लिए आया हूँ। अच्छा, तो अभी बना नहीं था, एसआईआर में नहीं आया? नहीं, उनका अभी एसआईआर में नाम आया नहीं था, तो मैं उनका एसआईआर में नाम कराने आया हूँ और उसी के लिए मैं यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट लेके आया था। अच्छा, तो इन्होंने क्या बताया आपको? इन्होंने ये बताया है कि क्या कहते हैं, पहले जो हमारे जो पिताजी का जो 2003 में मेरे पिताजी ने वहाँ वोट दिया था हुसैनगंज में, तो वहाँ का मुझे भाग संख्या लाने को बोला था, तो मैं वहाँ गया था, वहाँ से भाग संख्या और क्रम संख्या लेके आया हूँ और अब मैंने इनको फॉर्म पूरे दिए हैं। ये जो अभी आपके पास आए थे, इनकी क्या समस्या है? इनका नाम नहीं आया है जो बता रहे हैं। इनका फॉर्म 6 में नाम जोड़ा जा रहा है। हाँ। अभी वो टर्न हुए 18 में, जस्ट रिसेंट 1 मंथ में, तो वो अपना नया रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, इसलिए वो आए थे। अपना जो उनकी प्रक्रिया थी उनको बता दी गई। फॉर्म 6 भरने के लिए उसमें कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सब लगने के लिए वो सब उन्होंने कलेक्ट करके फॉर्म दे दिया है और प्रोसेस में डाल दिया जाएगा। इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ आज बैठे हैं, किस किस तरह के लोग आ रहे हैं, उनकी क्या क्या समस्या है, कैसे उसका समाधान करें? यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं जिनका जो है एसआईआर फार्म नहीं आया था, वो लोग आ रहे हैं फार्म 6 भरने के लिए। जिनका नाम जो है नया नाम जोड़ना है, जिसे 18 वर्ष उम्र पूरा हो गया है, पहले नहीं हुआ था, वो लोग जो है नया फार्म भरने के लिए आ रहे हैं। और जो नाम संशोधन के लिए जो त्रुटियां हैं, जो सूची जारी हुआ है उसमें नाम संशोधन के लिए फार्म भरने के लिए आ रहे हैं। तो एसआईआर को लेकर एक तरफ दोनों ही राजनीतिक दल आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन की चर्चा भी खूब हो रही है, क्योंकि तमाम विरोध के बावजूद, विपक्ष के नैरेटिव के बावजूद उत्तर प्रदेश में बाबा का पीला पंजा गरज रहा है। पूरे राज्य में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है, अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। वाराणसी के दाल मंडी में आज से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। यहां पर मकान जो हैं वो अवैध नहीं है, लेकिन सड़क को चौड़ा करने के लिए मुआवजा देकर इन मकानों को गिराया जा रहा है। तो दूसरी तरफ देवरिया में एक मजार पर कार्रवाई हुई है। कोर्ट की तरफ से मजार को अवैध करार दिए जाने के बाद प्रशासन ने इसकी गुंबद और दीवारों को
गिरा दिया है। तो ये दो तस्वीर आपके सामने है, एक वाराणसी के दाल मंडी की है और दूसरी देवरिया की है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में दाल मंडी इलाके में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए लोगों ने शिकायत की थी, जिसके लिए पूरा इलाका चौड़ीकरण यहाँ किया जा रहा है। अभी तक यहाँ मकान जो है वो हथौड़े से गिराए जा रहे थे, लेकिन आज से यहाँ पर बुलडोजर की एंट्री हो गई है। दाल मंडी इलाके में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अभी तक दाल मंडी में 7 मकान हथौड़े से गिराए गए हैं। डिमोलेशन को लेकर लोगों में नाराजगी है, मकान में रहने वालों में घबराहट है। इसके बावजूद यहां पर कार्रवाई जारी है। कल ही पैमाइश के दौरान एक घर में मजार मिली थी। यहां 6 मस्जिदें भी डिमोलिश की जानी है। प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में लोगों ने एक मस्जिद पर ताला भी जड़ दिया है। तो ये डिमोलिशन की कार्रवाई होनी है, चूंकि रास्ते का चौड़ीकरण करना है। लेकिन मुसीबत यह है कि मुआवजा देने के बावजूद भी लोगों में थोड़ी नाराजगी है। जाहिर सी बात है, उनका घर टूट रहा है, मकान टूट रही है, तो उनमें नाराजगी है। ऐसे में लोगों को समझाना, इस कार्रवाई को करना प्रशासन के लिए चुनौती तो है। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, कितनी बड़ी चुनौती है लोगों को ये समझाना कि आपके मकान तोड़े जाएंगे तो उचित मुआवजा दिया जाएगा, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे इलाके का चौड़ीकरण करना है। बिल्कुल 650 मीटर लंबी ये सड़क है, जिसको चौड़ा करना है 60 फीट। अब इसके रास्ते में जो मकान आ रहे हैं, आप अगर मकान और मस्जिद की संख्या देखेंगी तो 187 है, 181 मकान हैं। लेकिन एक एक मकान पे बहुत दुकानें बनी हैं। कई मकानों में एक दर्जन दुकानें हैं, बेसमेंट में भी दुकानें हैं, बहुत किराएदार वहाँ पे रह रहे हैं। तो सच में ये बहुत मुश्किल काम है। मुआवजा तो सिर्फ उसको मिलेगा जो मकान का मालिक होगा, जो अपने कागज़ पेश कर पाएगा कि ये मकान मेरा है। तो वहाँ पर एक कैंप बाकायदा लगाया गया है, जिसमें जिनके पास कागज़ है मकान के, जो मुआवजा लेना चाहते हैं वो आ रहे हैं, वहाँ पर वो रजिस्ट्री कर रहे हैं PWD के नाम पर, और उनको मुआवजा मिल रहा है। तो इस तरह से 7 मकानों पर कार्रवाई हो चुकी है, आज और 3 मकानों पर होनी है। और जहाँ तक बुलडोज़र का सवाल है, ये सड़क जो दाल मंडी की सड़क है, बहुत बड़ी मंडी है, पतली पतली गलियाँ हैं। कहीं कहीं तो सड़क सिर्फ 3 मीटर चौड़ी है, और कहीं जो सबसे ज़्यादा चौड़ी है वो 9 मीटर है। बुलडोज़र जाने में दिक्कत है। तो जो चौक थाना है उसके बगल में एक छोटी सी दुकान गिराई गई है, उसका जो मलबा है वो बुलडोज़र उठा रहा है। तो जो अभी सारी कार्रवाई हाथ से चल रही है, रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है कि बुलडोज़र दाल मंडी के अंदर जा पाए, जिससे ये काशी का पुराना एरिया है, पतली पतली गलियां हैं, संकरी गलियां हैं, और इन्हीं गलियों को चौड़ा करना है, इसलिए मकानों को गिराया जा रहा है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ चौड़ीकरण को लेकर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ अवैध तरीके से किए गए निर्माणों पर लगातार उत्तर प्रदेश में पीला पंजा चल रहा है। देवरिया में करीब 50 साल पुरानी मजार पर बुलडोजर चल गया। प्रशासन ने 3 बुलडोजर की मदद से इस मजार की गुंबद को गिरा दिया, साथ ही दीवार और बाउंड्री को भी तोड़ दिया। अब आज बेसमेंट की छत और हॉल को तोड़ा जाएगा। देवरिया में गोरखपुर रोड पर ओवरब्रिज से बिल्कुल सटा अब्दुल शाह गनी मजार है। कल 6 थानों की पुलिस फोर्स डिमोलेशन कार्रवाई करने के लिए पहुंची। नगर पालिका की टीम ने शुक्रवार को ही नोटिस देकर मजार तोड़ने को कहा था। इसके बाद मजार से जुड़े लोगों ने अपने सामान को हटा लिया था। फिर बुलडोजर लेकर पहुंची नगर पालिका की टीम ने पहले तो मजार परिसर को खाली किया, पूरे इलाके की घेराबंदी की और फिर डिमोलेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन कई थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा, क्योंकि 50 साल पुरानी मजार है जिस पर एक कार्रवाई करने के लिए प्रशासन पहुंचा था। अब ये जो पूरी कार्रवाई है ये क्यों हो रही है, ये भी आप समझ लीजिए। ये कोर्ट के आदेश की बात हो रही है। कोर्ट ने इस मजार को अवैध करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मजार सरकारी जमीन पर और बंजर भूमि पर बनी। इस मामले में बीजेपी ने 2019 में कोर्ट में शिकायत की थी, जिसके बाद मजार कोर्ट में ना तो कागजात दिखा पाया और मजार से जुड़े दस्तावेज भी कोर्ट में पेश नहीं हो पाए, जिसका नतीजा ये रहा कि कोर्ट ने इस मजार को गिराने का आदेश दिया, जिसके बाद ये डेमोलिशन की कार्रवाई की गई है। और अब बात करेंगे भारत और जर्मनी के बीच मजबूत होते रिश्तों की। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत दौरे पर हैं। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर ने काइट फेस्टिवल में एक साथ पतंग उड़ाई। इससे पहले दोनों नेता साबरमती आश्रम भी गए। ये कोशिश है जर्मन और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं उन्हें और मजबूत करने की। 25 साल इस रणनीतिक साझेदारी को पूरे हो रहे हैं।
ऐसे में जर्मन चांसलर का भारत आना, काइट फेस्टिवल में हिस्सा लेना, भारत की संस्कृति को समझना दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश जरूर है। और ऐसे वक्त में ये तस्वीरें आई हैं जब अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है, जब अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगा रहा है। ऐसे में जर्मन के चांसलर के तौर पर नियुक्त होने के बाद पहला दौरा अगर फ्रेडरिक मर्ज ने कहीं का किया है तो वो भारत का किया है। आज अहमदाबाद देख रहा है भारत की डिप्लोमेसी का एक नया अंदाज, जब जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 का इनॉग्रेशन किया। और ये दोनों नेता आप देखिए, भारत और जर्मनी जो यूनिफिकेशन का, एकता का संदेश देते हैं, उस पतंग को यहाँ उड़ाते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे एक और आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिख रहा है और दूसरी ओर इस पतंग पे जर्मनी की टूटी हुई दीवार, वॉल ऑफ बर्लिन, जो कि जिसके टूटने से एकता का संदेश मिलता है। उसके टूटने से जर्मनी के यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों नेता जो हैं वो इस वक्त अलग अलग प्रकार की पतंगें आपको उड़ाते हुए दिख रहे हैं। और ये अब बीच में जाएंगे, जो काइटियर्स यहाँ पे आए हुए हैं विश्व के अलग अलग भागों से, उनके साथ भी पतंगे उड़ाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों नेता जो हैं वो एक साथ पतंग उड़ाते हुए दिख रहे हैं। ये दोनों के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो द्विपक्षीय संबंध है दोनों देशों के, उनके अलग आयाम को भी रिफ्लेक्ट करता है।